टाटा देश का एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों की न जाने कितनी चीजें हैं जिसकी निर्माता कंपनी टाटा है। रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले नमक से लेकर हवाई जहाज कंपनी तक हर ओर टाटा का बोलबाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि टाटा कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी नींव किसने रखी? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में फेमस टाटा ग्रुप की नींव किसने रखी और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने में किसकी क्या भूमिका रही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं टाटा परिवार के इतिहास की ओर, जहां से इस ऐतिहासिक सफलता की कहानी शुरू हुई। टाटा समूह की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की, जो कि एक पारसी परिवार में जन्मे थे। 1858 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेदजी अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। 1868 में उन्होंने पहली मिल की नींव रखी, जहां पर रुई बनाई जाती थी। आगे चलकर जमशेदजी टाटा ने स्टील और पावर इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने देश में ही टेक्निकल एजुकेशन देने की शुरुआत की, जिसके कारण बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल कर सके। जमशेदजी को अपने देश और देशवासियों से बहुत लगाव था। गरीब बच्चों को शिक्षित करने और उनको अच्छा भविष्य देने के लिए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया, जहां बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल कर सके। इसके अलावा जमशेदजी टाटा का सपना था कि देश में एक ऐसा आलीशान 5 स्टार होटल बनाना जिसमें देश विदेश के सभी लोग आ जा सके, जहां किसी को उसके देश, रंग या जाति के आधार पर रोका ना जा सके। दरअसल एक बार जमशेदजी टाटा अपने किसी विदेशी दोस्त के साथ एक आलीशान होटल में गए। उस होटल के गार्ड ने उनके दोस्त को तो अंदर जाने दिया, लेकिन जमशेदजी को होटल में एंट्री देने से ये कहकर मना कर दिया कि इस होटल में किसी भी भारतीय को एंट्री देना अलाउ नहीं है। उस गार्ड की इन बातों ने एक और जहां उनके मन में ठेस पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक ऐसा होटल बनाने की प्रेरणा दी जो कि मोस्ट लग्जरियस होटल हो, जिसमें हर भारतीय जा सके, साथ ही विदेशी लोग भी यहाँ आकर भारतीय और विदेशी जायकों का लुत्फ उठा सके। और इस तरह ताज होटल का निर्माण हुआ। 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। जमशेदजी की मृत्यु के बाद टाटा समूह की भागदौड़ आ गई उनके बेटे सर दोराबजी टाटा के हाथ। सर दोराबजी भी अपने पिता की ही तरह बिजनेस की बारीकियों को समझते थे। उन्होंने कई नए आइडियाज के साथ देश में बिजनेस किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। दोराबजी को अपने पिता से विरासत में बिजनेस स्किल के साथ ही निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए काम करने की इच्छा शक्ति भी मिली। दोराबजी ने 27 मई 1909 को बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की शुरुआत की और 1912 में अच्छी शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट्स को डोनेशन भी दिए। इतना ही नहीं, दोराबजी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च को डोनेशन देकर वहां संस्कृत की पढ़ाई करवाने के लिए एक समिति का गठन भी कराया। दोराबजी ने शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश में स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया। उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से 100 साल पहले उन्होंने इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की नींव रखी। साथ ही 1919 में उन्होंने 4 एथलीट्स और 2 पहलवानों को एंड्रॉप गेम्स में हिस्सा लेने के लिए सभी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई। जब भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो उसके अध्यक्ष भी सर दोराबजी टाटा ही बने। उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए 1924 में पेरिस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को अपने खर्च पर भेजा। वो खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहे। उनके इसी योगदान की वजह से पूरे देश में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर आज भी सर दोराबजी टाटा को याद किया जाता है। इस तरह शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करने के साथ ही सर दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना की, जो कि उनके पिता का सपना भी था। इसके अलावा उन्होंने सर दोराबजी टाटा एंड अलाइन ट्रस्ट की भी स्थापना की, जिसके डोनेशन से हमेशा देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट को दान कर दी, जिसका इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया गया। ये ट्रस्ट देश में शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करता था। दोराबजी की कोई संतान न होने की वजह से उनके बाद टाटा ग्रुप की कमान संभाली जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई रतनजी दादाभाई टाटा के बेटे जेआरडी टाटा ने। यूं तो जेआरडी को भाभा से बातें करना, विमानों को उड़ाना बहुत पसंद था। वो पेशे से पायलट थे और देश का पहला कॉमर्शियल विमान पायलट का लाइसेंस भी जेआरडी टाटा के नाम पर ही रजिस्टर हुआ।
यानी देश में पहले लाइसेंस धारक पायलट जे.आर.डी. टाटा थे। उन्हें विमानों से इतना प्यार था कि उन्होंने भारत में विमान सेवा शुरू की, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन सर्विस भी कहा जाता है। 1932 में उन्होंने कराची से बॉम्बे आने वाली सिंगल सीटर DH पुस्मोथ कॉमर्शियल फ्लाइट का संचालन भी किया। इसी साल जे.आर.डी. टाटा ने भारत में टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की भी स्थापना की। कालांतर में सरकार द्वारा उसे खरीद लिया गया। जे.आर.डी. टाटा के बाद इस लिस्ट में अगला नंबर आता है रतन टाटा का, जिसे आज देश का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो नहीं जानता हो। रतन टाटा ने स्टील और पावर उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने भारत में टाटा मोटर्स की भी शुरुआत की। टाटा ग्रुप ने महज 9 सालों में 36 कंपनियों को अधिग्रहण किया, जिसमें ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2021 में टाटा सन्स ने एक बार फिर से एयर इंडिया को खरीद लिया, जिसके बाद रतन टाटा द्वारा ट्वीट कर एयर इंडिया को वेलकम बैक भी कहा गया। टाटा ग्रुप को रतन टाटा ने बखूबी आगे बढ़ाया और अपने पूर्वजों की तरह ही वो भी देश सेवा और समाज सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिए जा रहे हैं। कोरोना के समय रतन टाटा ने देश को इस संकट से उभारने के लिए हर संभव मदद की। रतन टाटा को अक्सर देश की तरक्की में योगदान देने के लिए और उनके कार्यों के लिए अलग अलग मंचों पर सराहा जाता है। तो दोस्तों, ये रही टाटा ग्रुप की शुरुआत से अब तक की कहानी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रतन टाटा की कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि अब इस ग्रुप की कमान किसके हाथ आएगी।